हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग। जैसा कि इससे पहले हम लोगों ने सुपर 13 के 13 क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से कवर किए हैं और मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये क्वेश्चंस किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमने इन क्वेश्चनों को यूपी परीक्षा को नज़र में रखते हुए बनाया है। तो आप लोग इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिए, जितना बताया जाता है उसको अच्छे से कवर करते रहिए। कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस साबित होंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चंस कवर किए थे उनको आप लोग अच्छे से रिवीजन करते रहिए। बाकी हम लोग इस क्लास में आगे क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हमारे सुपर 13 क्वेश्चन का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। तो क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। ओके, तो देखो बच्चा, अब एक क्वेश्चन यहाँ पुटअप होता है कि सबसे ज्यादा किसकी है। ठीक है, तो देखो केरल राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। ओके, अगर कह दिया है भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है तो केरल, इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब देखो, अगर सबसे पूछा है सबसे कम तो सबसे कम बिहार राज्य की है। किसकी है सबसे कम? बिहार राज्य की है। ठीक है, अगर कह दिया भारत के सबसे कम किस राज्य की साक्षरता दर है तो बिहार की है। ठीक, यानी इसका ए ऑप्शन इज राइट। अब देखो, बिहार के बारे में थोड़ा सा हम लोग कुछ जानने की कोशिश करते हैं। जो बिहार है इसकी स्थापना बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई। ठीक है, 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य का गठन हुआ। ठीक है, अब एक पॉइंट और यहाँ ही ध्यान देंगे। अभी जो 12 मार्च है, 12 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 12 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ओके बच्चा, अब सेकंड पॉइंट हम लोग देखते हैं। ये जो बिहार है तो बिहार के वर्तमान सीएम कौन है? बिहार के वर्तमान सीएम नीतीश कुमार जी हैं। वर्तमान सीएम कौन है यहाँ के? नीतीश कुमार। कि बिहार का राजकीय पक्षी, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया। क्या है? गौरैया है। ओके, अब अगर पशु की बात करें तो पशु बैल है। अगर कह दिया जाए बिहार का राजकीय पशु क्या है तो बैल है। अगर यहीं भी आपसे कह दिया जाए यहाँ का राजकीय वृक्ष तो वृक्ष क्या है? पीपल। ओके, वृक्ष क्या है? पीपल है। ओके, अगर आपसे कह दिया जाए कि जो बिहार राज्य है जनसंख्या के मामले में तीसरा, किस नंबर का? तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। ओके, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई आपको। अगर आपसे यहीं पे कह दिया जाए कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य, अगर कह दिया 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है तो यूपी है। ओके, एवं सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई बच्चा आपको। दूसरा पॉइंट अगर कह दिया जाए कि यूपी के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है। ठीक, तो यूपी के, हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं, यूपी के प्रयागराज जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है यूपी में। ओके, और अगर कह दिया जाए यूपी में सबसे कम जनसंख्या कहाँ है तो सबसे कम है आपकी महोबा। कहाँ पे है? महोबा में है।
कोई दिक्कत? अगर यहीं पे कह दिया जाए आपसे कि यूपी के किस राज्य की साक्षरता दर, किस राज्य, सॉरी, यूपी के किस जिले की, यूपी के किस जिले की, यूपी के किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर की सबसे ज़्यादा। यूपी में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। एवं सबसे कम कौन सा है? तो श्रावस्ती है, श्रावस्ती। ओके बच्चा, यहाँ तक समझ में आया सबको? तो अगर कह दिया जाए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है, तो ऑप्शन ए बिहार। ओके, अब हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक, सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में केवल एक बार किया गया है? ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में केवल एक बार किया गया। ओके, तो यहाँ पे अब ध्यान देना है आपको। अगर कह दिया जाए कि यमुना नदी का उल्लेख, यमुना नदी का 3 बार किया गया है। ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार किया गया है? 3 बार। सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा बार, अगर कह दिया जाए ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा बार किस नदी का उल्लेख हुआ है, तो सिंधु का। ओके, और अगर कह दिया जाए कि गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार, तो 1 बार किया गया है। तो देखो बच्चा, जैसा कि हमने कहा कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी, तो ऋग्वेद में जो है सबसे पवित्र नदी जो आपकी है, सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है? तो सरस्वती को माना गया। सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया। ओके, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? अब बात ये आती है कि वेद हैं कितने? ठीक है, वेद हैं कितने? तो देखो, वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। पहला आपका हो गया ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। ओके, चौथा क्या है? अथर्ववेद। अब देखो, वेदों को पढ़ने के लिए उपवेदों का निर्माण किया गया। ठीक है, वेदों को पढ़ने के लिए किसका निर्माण किया गया है? उपवेदों का निर्माण किया गया है। अब देखो, जैसे ऋग्वेद है तो इसका उपवेद क्या है? आयुर्वेद। इसका उपवेद आयुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद। सामवेद का उपवेद, तो देखो, सामवेद का उपवेद जो है वो गांधर्व वेद है, गांधर्व वेद। और जो अथर्ववेद है इसका उपवेद है शिल्पवेद। ओके बच्चा, इसका उपवेद कौन सा है? शिल्पवेद है। अब देखो, यहीं भी ध्यान देना, अगर कह दिया जाए आपसे कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन आपका ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन कौन सा है? ऋग्वेद। अगर कह दिया जाए सबसे नवीन कौन सा है, तो सबसे नवीन आपका अथर्ववेद है, अथर्ववेद है। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब फिर समझना थोड़ा सा, अगर आपसे कह दिया जाए कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में मंडल कितने हैं, तो 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। इसमें 1028 क्या हैं? सूक्तियाँ हैं। 1028 क्या हैं? सूक्तियाँ हैं। और इसी में 10,462 क्या हैं? ऋचाएँ हैं। 10,462 क्या है? ऋचाएँ। अगर बच्चा आपसे कह दिया जाए कि ऋग्वेद में मंडल की संख्या कितनी है, तो 10 है। सूक्तियों की संख्या कितनी है? 1028। अगर कह दिया जाए ऋचाएँ कितनी है, तो 10,462। अब देखो, यहाँ भी ध्यान देना, ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है, 9वां मंडल
नौवां मंडल सोमदेव को समर्पित है। किसको? सोमदेव को समर्पित है। अगर कह दिया जाए आपसे कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका उल्लेख है, तो सोमदेव का उल्लेख है। और फिर अगर कह दिया ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। जो किसको समर्पित है गायत्री मंत्र? तो सूर्य देवता को समर्पित है गायत्री मंत्र। ठीक है। अगर कह दिया जाए कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका उल्लेख है, तो सोमदेव का। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसका उल्लेख है, तो आप बताओगे गायत्री मंत्र का। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अगर कह दिया तो ऋग्वेद को चिकित्सा की पुस्तक माना जाता है, यजुर्वेद को कर्मकांड एवं बलिदान की पुस्तक कहा जाता है, सामवेद, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारतीय संगीत के जो 7 स्वर हैं, सा रे गा मा पा धा नी, ओके, ये किससे लिए गए हैं? तो सामवेद से लिए गए। ठीक है। और जो अथर्ववेद, इसमें जादू टोना प्रेम विवाह वशीकरण इन सब चीज़ों का उल्लेख किया गया है। ओके। तो मैंने कहा कि वेदों की संख्या कितनी है? 4। इनमें सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे नवीन कौन सा है? अथर्ववेद है। ऋग्वेद में मैंने कहा ये आयुर्वेद की पुस्तक है, यजुर्वेद कर्मकांड एवं बलिदान की पुस्तक है, सामवेद इसमें मैंने कहा कि इसमें भारत के जो 7 स्वर हैं संगीत के वो लिए गए हैं। और अथर्ववेद में क्या है? जादू टोना का उल्लेख किया गया। किसका? जादू टोना प्रेम विवाह वशीकरण आदि। ये हमारा रहा दूसरा। अब हम लोग आते हैं तीसरे क्वेश्चन में। लेकिन इससे पहले अगर कह दिया जाए कि निम्नलिखित में से ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख एक बार, तो गंगा नदी का कितनी बार किया गया? एक बार किया गया। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 का सी राइट है। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 का सी इज राइट। ओके। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ओके। तो कह रहा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ओके बच्चा, जल्दी जवाब दो सब लोग। अब देखो, जो रामकृष्ण मिशन है इसकी स्थापना जो की थी वो की थी स्वामी विवेकानंद ने, यानी ऑप्शन ए इज राइट 3 क्वेश्चन का। अब यहाँ पे कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना कहाँ की थी? तो कलकत्ता के वराह नगर में। अगर कह दिया जाए रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता के वराह नगर में की गई थी। ठीक। अब जो स्वामी विवेकानंद जी हैं, स्वामी विवेकानंद, ओके, इनके गुरु का नाम, इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। इनके गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस था। ठीक। और इनके गुरु का जो मूल नाम था वो था, इनके गुरु जी का मूल नाम, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। ठीक है। अगर कह दिया जाए कि रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था या नाम क्या था, तो आप क्या बताओगे? गदाधर चट्टोपाध्याय था। ठीक। उसके बाद समझना, स्वामी विवेकानंद जी थे, इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। इनके बचपन का नाम क्या था? तो नरेंद्र दत्त था। ओके। यहाँ तक समझ में आया सबको? किसी को दिक्कत? अब ये जो स्वामी विवेकानंद जी थे, एक शिकागो में एक धर्म सम्मेलन हुआ था। स्वामी विवेकानंद शिकागो धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद शिकागो धर्म सम्मेलन में कब गए? तो 1893 में गए थे। 1893 में गए। और किससे गए थे? तो एक पेनिसुलर नामक जहाज से गए थे। किससे गए थे? पेनिसुलर नामक जहाज से गए थे। कब गए थे? 1893 में। ओके। यहाँ तक समझ में आया सबको? फिर आगे थोड़ा समझने की कोशिश करना। इन्होंने स्वामी विवेकानंद ने ही इन्होंने वेदांत
सोसाइटी, इन्होंने ही क्या किया था, वेदांत सोसाइटी की स्थापना कब की थी? ओके, बताओ जल्दी सभी लोग, कब की थी? तो 1895 में की थी। ओके, और कहाँ किया था इन्होंने? न्यूयॉर्क में किया था। ठीक, अगर कह दिया जब वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। कब की थी? 1895 में। कहाँ पर किया था? तो न्यूयॉर्क में किया था। ओके बच्चा, यहाँ तक समझ आया सबको? अगला, इनकी एक शिष्या थी, इनकी शिष्या का नाम इनकी शिष्या का नाम मार्गरेट नोबुल था। क्या था? मार्गरेट नोबुल था। ठीक है, ये कहाँ की थी? तो ये आयरलैंड की थी, ठीक। और ये जो ये हैं, इनका नाम बदलकर बाद में, मार्गरेट नोबेल का नाम बाद में बदलकर क्या कर दिया गया था? तो सिस्टर निवेदिता कर दिया गया था। ठीक है, कर दिया गया था। ओके, यहाँ तक समझ में आया सबको? कोई दिक्कत किसी को? ओके, समझ में आया सभी को? आगे चलें। ओके बेटा, तो अगर कह दिया जाए रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी, सॉरी किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हॉर्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ओके, तो देखो बच्चा, कह रहा है कि चौथा क्वेश्चन कह रहा है हॉर्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल उत्सव भारत के नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। ओके, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब यहाँ पे बात आती है कि नागालैंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो नागालैंड राज्य की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई। तो नागालैंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना आप थोड़ा सा, 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस। फिर आता है 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ओके, तीसरा पॉइंट आता है यहीं पे 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और यहीं पे एक दिवस और ध्यान दे देना, दिसंबर से इम्पोर्टेंट दिवस है। ठीक है, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। ओके, इतना समझ में आया सबको? ओके बच्चा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नागालैंड को लेके। अब देखो, जो नागालैंड राज्य, अब यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि नागालैंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति, यहाँ की सबसे बड़ी जनजाति कोन्याक है। अगर कह दिया नागालैंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो कोन्याक है। ठीक है, कौन सी जनजाति है? कोन्याक है। ओके, फिर थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, यही नागालैंड में एक राष्ट्रीय उद्यान है, इतांकी राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है? तो नागालैंड राज्य में। ठीक, अब थोड़ा सा हम लोग और कुछ एक्स्ट्रा जानने की कोशिश करते हैं। ठीक बच्चा, तो देखो, जैसे अगर कह दिया जाए कि आपसे कुछ और राज्यों के प्रमुख फेस्टिवल, तो जैसे कह दिया जाए सरहुल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है?
तो झारखंड राज्य मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? झारखंड। एक होता है हेमिस, हेमिस तो कहाँ मनाया जाता है? हेमिस महोत्सव तो लद्दाख में, लद्दाख में मनाया जाता है। एक होता है, एक आपका है ट्यूलिप, ट्यूलिप महोत्सव, कहाँ मनाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। ठीक, अगला आपका यही हो जाए, अगर जैसे कह दिया जाए कि विशु, विशु एवं ओणम, विशु एवं ओणम पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो ये केरल में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। ओके बच्चा, एक और समझ लेना जरा, पोंगल, पोंगल प्लस जलीकट्टू, जलीकट्टू ये कहाँ मनाया जाता है? तो तमिलनाडु राज्य में, तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। ठीक, एक है आपका, एक है आपका खर्ची पूजा महोत्सव, खर्ची पूजा ये कहाँ मनाया जाता है? तो ओडिशा में मनाया जाता है। ओके, कहाँ मनाया जाता है? ओडिशा में मनाया जाता है। अब इतनी चीज़ों को आप लोग अच्छे से क्लियर करिएगा। ठीक, सॉरी, खर्ची पूजा जो है आपका, सॉरी बच्चा, ये जो खर्ची पूजा है, खर्ची पूजा ये आपका त्रिपुरा में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में मनाया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ओके, तो अगर कह दिया है चौथे का कौन सा सही? चौथे का बी सही। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 करा है, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी? भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ओके, चलिए बताइए जरा। तो देखो बच्चा, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी झील कौन सी है? तो वुलर झील है। ठीक, और ये वुलर झील स्थित कहाँ है? तो लिख लेना, वुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। यही जम्मू कश्मीर में शेषनाग, वेरीनाग, अनंतनाग, नागिन झील, ये सारी झीलें कहाँ पे हैं? जम्मू कश्मीर राज्य में ही स्थित है। अगर आपसे कह दिया जाए कि ये जो जितने नाग नागिन झीलें आती हैं, ज़्यादातर नाग नागिन वाली झीलें कहाँ पाई जाती हैं? जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं। ओके, और ये डल झील भी कहाँ है आपकी? जम्मू कश्मीर, डल झील जम्मू कश्मीर में है। ओके, नेक्स्ट आता है लोकटक झील। ये लोकटक झील आपकी कहाँ पे है? तो लोकटक झील मणिपुर में है। लोकटक झील कहाँ पे है? मणिपुर में। चिल्का झील आपकी कहाँ है? चिल्का झील आपकी ओडिशा में है। चिल्का झील कहाँ पे है? ओडिशा राज्य में स्थित है। ओके, 2-3 झीलें और हम आपको लिखा देते हैं। लोनार झील, लोनार झील ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र राज्य में है, महाराष्ट्र राज्य में है। अगर आपसे कह दिया जाए रेणुका झील, रेणुका झील कामा चंद्रताल ये कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, अगर आपसे कह दिया जाए बच्चा कि सांभर झील, कौन सी? सांभर झील, सांभर झील कहाँ थी? राजस्थान राज्य में है, राजस्थान राज्य में है। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो जल्दी। अगर कह दिया जाए चोलामू झील, चोलामू झील ये आपके सिक्किम राज्य में स्थित, कहाँ पे है? सिक्किम राज्य में स्थित है, जो भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील मानी जाती है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ओके, तो यानी 5वें का कौन सा सही? सी ऑप्शन सही। ठीक है, अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि लेबनान की राजधानी क्या है? लेबनान की राजधानी क्या है? ठीक है, तो लेबनान की राजधानी क्या होती है? बेरूत होती है। लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत, यानी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट। देखो प्योंगयांग किसकी है? प्योंगयांग है उत्तर कोरिया की। उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग। बैंकॉक किसकी है? थाईलैंड की। हेलसिंकी किसकी है? फिनलैंड की। हेलसिंकी किसकी है? फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। ओके, दूसरी यहीं पर ध्यान देना, चीन की राजधानी बीजिंग। चीन की क्या है? बीजिंग। रूस की राजधानी मॉस्को।
भूटान की थिम्पू। बांग्लादेश की राजधानी, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। नेपाल की राजधानी, नेपाल की राजधानी काठमांडू, काठमांडू। अगर आपसे कह दिया जाए पाकिस्तान की, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। ओके। अगर आपसे कह दिया जाए ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, क्या हो जाएगी? कैनबरा। अगर कह दिया जाए आपसे, अगर आपसे कह दिया जाए कि सऊदी अरब की, सऊदी अरब, क्या रियाद। ओके। अगर आपसे कह दिया जाए कि मंगोलिया, मंगोलिया की राजधानी तो उलन बटोर, उलन बटोर। ओके। ये हुई कुछ राजधानियाँ। और यूपीपी के लिए राजधानियाँ और देशों की मुद्राएं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर कहें लेबनान किसकी राजधानी है, सॉरी लेबनान की राजधानी क्या है, तो बेरूत है, यानी सी का ऑप्शन 6 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ओके। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य विधान परिषद के गठन का अधिकार किसे होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य विधान परिषद के गठन का अधिकार किसके पास होता है या किसे होता है। ओके। तो देखो ये अधिकार किसके पास होता है, संसद के पास होता है। किसके पास, संसद के पास, यानी 7 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब देखो, अब यहाँ पे ध्यान देना जरा, जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के तहत होती है, अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अगर कह दिया राष्ट्रपति तो अनुच्छेद 52 के तहत, अनुच्छेद 52 के तहत एक राष्ट्रपति होगा। अगर कह दिया जाए भैया कि राज्य में विधानसभा, तो विधानसभा का जो गठन है इसका है अनुच्छेद 170 में, प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होगी। ओके। दूसरी बात समझना, अगर आपसे कह दिया जाए संसद का उल्लेख किस में, तो अनुच्छेद 79 में, संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख है। ओके। दूसरी बात समझना, अगर कह दिया जाए कि विधान मंडल का उल्लेख अनुच्छेद 168 में, ठीक। अब ये दो चीजों से मिलकर एक राज्यसभा, एक राज्य विधान परिषद, राज्य विधान परिषद। अगर कह दिया राज्य विधान परिषद का जो चुनाव है वो अनुच्छेद 171 के तहत इसका गठन है, इसका राज्यसभा का अनुच्छेद 170 के तहत गठन है, ठीक है। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला राज्य आपका कौन सा, यूपी। अगर कह दिया सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है, यूपी है, तो कोई दिक्कत। अगर कह दिया सर्वाधिक विधान परिषद वाली सीटों वाला राज्य, तब भी आपका क्या है, यूपी है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, बोलो जल्दी, समझ में आई सारी चीजें। ओके। अगर कह दिया जाए किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति महाभियोग लगाया जाता है, तो अनुच्छेद 61 के तहत, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान है, महाभियोग का प्रावधान है किसके ऊपर, राष्ट्रपति को। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 161 के तहत। ओके। यानी 7 का ऑप्शन नंबर 20 राइट। ओके। अगला आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपात का प्रावधान है, किसका, राष्ट्रीय आपात का प्रावधान है। ओके। तो देखो बच्चा, अगर कह दिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के राष्ट्रीय आपात का प्रावधान, अनुच्छेद 252, यानी 8 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट। तो राष्ट्रीय आपात किसके तहत है, अनुच्छेद 252 राष्ट्रीय आपात। अगर कह दिया 356 तो राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात, किसका उल्लेख है, वित्तीय आपात। अगर कह दिया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 में किसका उल्लेख है, वित्तीय आपात का। अगर कह दिया अनुच्छेद 324 तो चुनाव आयोग, अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग के गठन से संबंधित है, कोई दिक्कत। अगर कह दिया जाए भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को होता है, ठीक है। 25 जनवरी 1950 को होता है, इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस
मनाया जाता है। 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक है, कुछ अनुच्छेद और ध्यान देते हैं। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? तो अस्पृश्यता का अंत। ओके। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। ओके। अगर कह दिया अनुच्छेद 21 क्या कहता है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अगर कह दिया अनुच्छेद 40 तो ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो जल्दी, आया सबको समझ में? ओके बच्चा। तो अगर कह दिया जाए 8 का कौन सा सही होगा? तो 8 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? ओके, तो यहाँ ध्यान देना है, ऐसे हम लोग एक डायरेक्शन बनाते हैं। ठीक है, तो देखो उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तर में कौन सा जिला है? सहारनपुर। सबसे पूर्व में कौन सा है? बलिया। दक्षिण में कौन सा है? सोनभद्र। और इधर कौन सा है? शामली, पश्चिम में। ठीक है, ओके बच्चा, यहां तक समझ में आया? तो देखो बच्चा, अगर कह दिया जाए उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो सहारनपुर, यानी 9 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ओके, कोई दिक्कत यहां तक? उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया, सबसे पश्चिमी जिला शामली, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र। ओके, कोई दिक्कत? अब सोनभद्र की सीमा रेखा कितने राज्यों से लगती है? 4 राज्यों से। एक हो गया आपका झारखंड, एमपी, बिहार एवं यूपी। इससे किसकी सीमा रेखा लगती है? छत्तीसगढ़। चार राज्यों से की सीमा रेखा लगती है। ओके, तो 9 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ओके, अब लोग हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ओके, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? ठीक है, तो रेटिनॉल तो विटामिन ए का नाम है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन बी का क्या है? थायमीन। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेराल होता है। तो बच्चा कौन सा? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? स्कार्बिक एसिड होता है। ठीक है, यानी 10 का ऑप्शन नंबर सी। अब विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, बेरी नामक रोग। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग। और विटामिन ई की कमी से बांझपन, महिलाओं में बांझपन एवं पुरुषों में नपुंसकता। ठीक है, पुरुषों में नपुंसकता नामक बीमारी होती है। ठीक है, अब ध्यान ये देना कि अगर कहीं विटामिन ई सबसे ज़्यादा, विटामिन सी किस में पाया जाता है? विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में स्ट्रॉबेरी में पाया जाता है। स्ट्रॉबेरी में पाया जाता है और फिर इसके बाद आंवले में। ओके, तो अगर कह दिया जाए भैया कि विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? स्ट्रॉबेरी, उसके बाद आंवले में पाया जाता है। ओके, ठीक। अब अगर कह दिया जाए किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के की कमी से, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। ओके, कोई दिक्कत? तो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ओके, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 11। ओके, अब 11 में क्वेश्चन कह रहा है कि किस अम्ल का प्रयोग सीसा संचयक बैटरी में किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 का, किस अम्ल का प्रयोग सीसा संचयक बैटरी में किया जाता है? ठीक है, तो देखो इसको तो सबसे पहले क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, नाइट्रिक अम्ल HNO3। ओके, तो देखो भैया अगर कह दिया जाए सीसा संचयक बैटरी में किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग यानी H2SO4 का प्रयोग किया जाए। लेकिन इसके साथ इसकी मात्रा 32% होती है प्लस 68%
आसुत जल होता है, आसुत जल होता है। ओके, अगर कह दिया जाए नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग, तो नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 प्लस HCl की सहायता से अम्लराज बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? अम्लराज बनाया जाता है। ठीक है, इक्वा रीजिया जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इक्वा रीजिया। और अम्लराज का प्रयोग नोबल धातुओं को घोलने में किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? नोबल धातुओं को घोलने में किया जाता है। थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान देना H2SO4 से, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है। इसे ही तेल का थोथा कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को ही क्या कहा जाता है? तेल का थोथा कहा जाता है। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो जल्दी, किसी को कोई दिक्कत? ओके, अब जो HCl होता है ये हमारे पेट में पाया जाता है, पेट में पाया जाता है। यह भोजन को अम्लीय बनाता है। ये भोजन को क्या करता है? अम्लीय बनाता है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? ओके, अब जो लैक्टिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल दूध प्लस दही में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? दूध और दही में पाया जाता है। कोई दिक्कत? तो 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इज राइट, यानी सीसा संचायक बैटरियों में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, अर्थात H2SO4 का। ओके, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर आपका क्या कह रहा है? कह रहा है कि बिठूर मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है? बिठूर मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है? ओके, तो देखो, अच्छा मैंने क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 12 करा है कि बिठूर मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है। ठीक है, तो देखो बिठूर मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है? तो कानपुर में लगता है। कहाँ लगता है? कानपुर में लगता है। ठीक है, अगर कह दिया जाए यूपी में सर्वाधिक मेला कहाँ लगता है? तो यूपी में सर्वाधिक मेला मथुरा में लगता है। कहाँ लगता है? मथुरा में। एवं सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं? तो पीलीभीत में लगते हैं। यूपी में सबसे कम मेला कहाँ लगता है? पीलीभीत में लगता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कहाँ लगता है? तो मथुरा में लगता है। ठीक है, ओके, यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत? अगर आपसे कह दिया बांदा में, तो बांदा में एक मेला लगता है कालिंजर मेला कहाँ लगता है? बांदा में लगता है। मेरठ में कौन सा मेला लगता है? तो नौचंदी मेला लगता है। नौचंडी मेला कहाँ लगता है? मेरठ में लगता है। और आगरा में कौन सा मेला लगता है? तो बटेश्वर मेला लगता है। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? आगरा में लगता है। ओके, यहाँ तक समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? अगर आपसे कह दिया जाए कि अगर कह दिया यूपी प्रतिवर्ष कितने मेले लगते हैं? लगभग 2200 के समथिंग कुछ मेले लगते हैं। ठीक है, जिनमें से सबसे ज़्यादा मेला कहाँ लगता है? मथुरा में। सबसे कम कहाँ लगता है? पीलीभीत में। उसके बाद नौचंडी मेला कहाँ लगता है? मेरठ में। कालिंजर मेला कहाँ लगता है? बांदा में। और आगरा में कौन सा लगता है? बटेश्वर मेला लगता है। ओके, ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर कह दिया शाकंभरी मेला कहाँ लगता है? तो सहारनपुर में लगता है। कहाँ लगता है? सहारनपुर में लगता है। ठीक है, शाकंभरी मेला कहाँ लगता है? तो सहारनपुर में लगता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब हम लोग आते हैं अपने सुपर 13 के लास्ट 13 नंबर क्वेश्चन पे। ओके, अब 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान देना हमें। अगर कह दिया जाए आपसे जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? ओके, ये प्रीवियस ईयर यूपी पुलिस का क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया था कि जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो आप बताओ किसने किया था? फ्रैंक विल्टन ने किया था। किसने किया था? फ्रैंक विल्टन, यानी 13 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब देखो, जो राइट ब्रदर्स हैं, इन लोगों ने क्या बनाया था? तो हवाई जहाज बनाया था इन लोगों ने, हवाई जहाज। अगर कह दिया हवाई जहाज का आविष्कार कौन है? राइट ब्रदर्स। अगर कह जेम्स वाट, तो उन्होंने भाप इंजन बनाया था। कौन सा? भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने किया था। अगर कह दिया मोंट ग्रोफर, तो मोंट ग्रोफर ने गुब्बारे का आविष्कार किया था। किसका? गुब्बारे का आविष्कार किसने किया था? मोंट ग्रोफर ने किया था। ठीक है, अगर आपसे कह दिया जाए भैया कि मोबाइल जो सब लोग चलाते हो, मोबाइल का आविष्कार किसने किया? तो मार्टिन कूफर ने किया था। मार्टिन कूफर ने किसका आविष्कार किया था? मोबाइल का। अगर कह दिया जाए टेलीफोन का आविष्कार, तो इसका किया था ग्राहम बेल ने किया था। ठीक है, अगर कह दिया जाए आपसे विद्युत बल्ब का आविष्कार
एडिशन, थॉमस अल्वा एडिसन इसको बोलते हैं, ठीक है। अगर आपसे कह दिया साइकिल का आविष्कार, साइकिल का आविष्कार मैक मिलन ने किया था। अगर कह दिया जाए फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन का आविष्कार तो वाटरमैन ने किया था, वाटरमैन ने किया था, ठीक है, कोई दिक्कत। अगर कह दिया जाए हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर का आविष्कार ब्रेकट ने किया था। किसने किया था? ब्रेकट ने किया था, कोई दिक्कत। तो अगर अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा सही हो, तो सी नंबर इज राइट। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लासेस सबको समझ में आई बच्चा? ओके। अगर क्लासेस सबको समझ में आई हो और कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और जैसा कि मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप इनके एक अच्छी से नोट्स बनाते रहिए, नोट डाउन करते रहिए, पर डे इनका रिविजन करते रहिए, ठीक है, जो आपकी परीक्षा के लिए कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, धन्यवाद।